हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, या हम इसे फलनों का फलन के नाम से भी जानते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं एक उदाहरण के साथ, फिर हम लोग परिभाषा में आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि हम कक्षा 12th में है और टोटल हम लोग के क्लास में 40 विद्यार्थी है। टोटल मान लेते हैं कि 40 विद्यार्थी, ठीक है। 40 विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाते हैं, उनके क्लास टेस्ट होते हैं, तो उसमें एक रोल नंबर का ऑप्शन है रहता है। तो कोई रोल नंबर 1 लिखेगा, कोई रोल नंबर 2 लिखेगा, ऐसे सब अपने रोल नंबर लिखेंगे। अब क्या करते हैं शिक्षक, चूंकि तो उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो शिक्षक पार्शियलिटी ना करे, किसी बच्चा का नंबर ज्यादा कम ना कर दे उसके नाम के अनुसार, उसके रोल नंबर के अनुसार। इसके लिए क्या किया जाता है कि इसको एक कोड दे दिया जाता है ना। उत्तर पुस्तिका में एक कोड दे दिया जाता है। मान लीजिए वह कोड जो है कुछ इस प्रकार से A1, A2, A3 ऐसे करके A4, A40 तक ये कोड दे दिए गए। कहने का मतलब है कि रोल नंबर 1 का कोड दे दिया गया A1, रोल नंबर 2 का कोड दिया गया A2, रोल नंबर 3 वाले का कोड दे दिया गया A3। ऐसे संकेत कर दिया गया ताकि किसी बच्चे के साथ पार्शियलिटी ना हो, कोई टीचर किसी का नंबर ज्यादा कम ना कर दे, इसके लिए कर दिया गया है ना। या फिर कोई बच्चा जो है पैरवी करके अपना मार्क्स ना बढ़वा ले, ऐसे कर दिया गया। अब ये हम लोग मान लेते हैं कि ये तो परीक्षा दे दिए और उनके कोड से अंकित कर दिया गया उनकी कॉपियों को, उत्तर पुस्तिका को। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये विद्यार्थी नंबर पाएंगे। मान लेते हैं कि जो यहाँ पर A1 कोड वाला विद्यार्थी है वह M1 नंबर पाता है, मार्क्स M1 पाता है, दूसरा M2 पाता है, तीसरा M3 पाता है, चौथा M4 पाता है। ऐसे करके A40 वाला जो है मार्क्स जो होता है M40 पाता है। ये भी एक संकेत में मैंने दिया, हो सकता है ये अंक कुछ हो, अंक में कुछ हो। मान लीजिए 100 में से किसी का 45 है, 46 है, 48 है, कुछ तो होगा ना जी। तो हमने इसको इंडिकेट कर दिया यहाँ पर M1, M2, M3 ऐसे करके, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये कक्षा 12th में 40 विद्यार्थी हैं और 40 विद्यार्थी में से हमने क्या किया कि परीक्षा लेने के बाद सबकी उत्तर पुस्तिका में मैंने एक कोड से अंकित कर दिया, उनके रोल नंबर को हटाकर एक कोड दे दिया। अब उन कोड वाले कॉपी का जब जांच होगा, कोड वाले कॉपी का जांच होगा, तो उनके नंबर आ रहे हैं M1, M2, M3, M4 ऐसे करके M40 तक आ रहे हैं। अब देखिए इस स्थिति को समझिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि A अगर समुच्चय के रूप में हम लोग देख रहे हैं, A समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय रूप से समुच्चय B के संगत अवयव के साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरह से B में क्या देख रहे हैं, B के अद्वितीय अवयव जो है C के संगत अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से जुड़े रहे। हम लोग देख रहे हैं ना जी, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ देखो 1 इसके साथ संबंधित है, 2 इसके साथ संबंधित है, 3 इसके साथ संबंधित है, 4 इसके साथ संबंधित है। आप इसको अगर एरो डायग्राम से समझो तो समझ में आएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये A है, ये B है सेट और ये C है। यहाँ रोल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रोल नंबर 40 तक दिया हुआ और इनके कोड जो है A1, A2, A3, A4 ऐसे करके A40 तक दिया। और यहाँ पे इनके मार्क्स जो है M1, M2, M3, M4 ऐसे करके कहां तक दिए गए, M40 तक दिए गए। हम देख रहे हैं कि रोल नंबर 1 जो है रिलेटेड है A1 के साथ, 2 जो है रिलेटेड है A2 के साथ, अद्वितीय रूप से यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट्स रिलेटेड है। हम लोग देख रहे हैं कि समुच्चय A के सभी अवयव B के संगत अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से जुड़े हुए होंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं। उसी तरह समुच्चय B का प्रत्येक अवयव C के प्रत्येक अवयव के साथ, C के यूनिक अवयव के साथ, है ना जी, अद्वितीय अवयव के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, संबंधित है। इस तरह से है ना। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि A के प्रत्येक अवयव, या क्या देख रहे हैं, समुच्चय A का कोई भी अवयव, देखिए कोई भी अवयव देख रहे हैं के संगत B में, देख रहा है समुच्चय B में क्या हो रहा है जी, अद्वितीय अवयव। मान लीजिए इसका फॉर्म ले लेते हैं AI,
है ना, इसका फॉर्म ले लेते हैं ए आई A1 A2 ऐसा है तो होगा, तथा बी का, बी के प्रत्येक अवयव के संगत कॉरस्पॉन्डिंग सी में अद्वितीय अवयव, यूनिक अवयव एम आई होगा। ऐसा हम लोग यहां पर ले लेते हैं, है ना, इसको एम आई से इंडिकेट करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं जी, कि ए का प्रत्येक अवयव बी के हर एक अवयव के साथ, बी के संगत अवयव के साथ अद्वितीय रूप से जुड़ा हुआ है। तब इसका मतलब कि यह एक फंक्शन हो रहा है। फंक्शन इसलिए हो रहा है कि ए और बी दोनों समुच्चय क्या है, अरिक्त समुच्चय है। इसका हर एक अवयव बी के अवयव के साथ अद्वितीय रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना जी। फिर सेट बी में जब आते हैं, बी टू सी देखेंगे तो बी और सी अरिक्त समुच्चय है। बी का प्रत्येक अवयव सी के संगत अवयव के साथ अद्वितीय रूप से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग एफ ले लेते हैं, यहां से फंक्शन इसको जी लेते हैं, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए एफ कहां है जी, ए से बी में, जहां एफ आई इक्वल टू ए आई है। आई का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4, इनके रोल नंबर जो दिए गए वो बात सुने ना जी। अगर 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो A2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो A3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल आई जो होगा बिलोंग करेगा सेट ए से। सभी आई है ना, सभी सेट ए के एलिमेंट सभी के लिए यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा फलन जी जो देख रहे हैं वह बी टू सी में हो रहा है, जहां पर हम लोग मान लीजिए जी लेते हैं, है ना, जी से डिनोट करते हैं, तो ये किसके इक्वल हो रहा है, जी ए आई जो है वह इक्वल हो जा रहा है एम आई के। फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू सेट बी एंड आई बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि 1 2 3 वही सब रखने पे इसमें मिलेगा। तो इन दोनों फलनों के लिए अगर हम लोग यहां पर देखें, एफ ए से बी में फलन हो रहा है, बी जी जो है बी टू सी में फलन हो रहा है। तो अगर हम डायरेक्टली देखें तो हमें यहां ए से सी में भी एक फलन मिल सकता है, ए से सी में एक फलन मिल सकता है। अगर इससे रिलेट करके देखें तो हमें ए से सी में भी एक फलन मिल सकता है, जो ए के हर एक अवयव को अद्वितीय तरीके से सी के संगत अवयव के साथ जोड़ेगा। और वह फलन जो होगा हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि वह फलन h है। ये फलन h क्या होगा, यहां फलन h जो होगा इन दोनों फलनों का, फलन f का और फलन g का संयोजन कहलाएगा, कंपोजिशन कहलाएगा, जो कि कुछ इस तरह से हो सकता है। देखिए फलन h वो कैसे डिफाइन होगा, a टू c में, और ये फलन h जो होगा वह g ऑफ f यानी फंक्शन f और g का संयोजन कहलाएगा। फंक्शन f और g का संयोजन, इसको क्या पढ़ेंगे, f तथा g का संयोजन, फलन f तथा g का संयोजन कहलाएगा। देख लीजिए कैसे इसको दिखा सकते हैं हम लोग। हम देख रहे हैं कि h जो मिल रहा है, h फंक्शन जो है a टू c में है, जहां की h i इक्वल टू में आप लिख सकते हैं, h i इक्वल टू में लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से g ऑफ f i, इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब देखिए यहां पर i की जगह 1 रखते हैं तो g f1 हो जाएगा, यहां पे 1 रखेंगे तो अब f1 का वैल्यू 1 रखने पे क्या है, a1 आ रहा है, और a1 रखने पे फंक्शन इसमें एम आई आएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग a रखे हैं तो m1 आ रहा है, इसी तरह से 2 रखेंगे तो हमें m2 मिलेगा, यानी कि ये रख रहे हैं हमें प्राप्त ये हो रहा है, यानी कि इसका डोमेन होगा a और को डोमेन होगा c। फंक्शन
जो इन दोनों के कंपोजिशन से बनेगा एफ और जी के, वो एच होगा और वो जी ऑफ एफ कहलाएगा, जो ए टू सी में डिफाइन होगा, जिसका डोमेन ए होगा और को डोमेन होगा सी। समझ में आया? तो इस तरह से ये जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसको रिलेट कब कर रहे हैं, जब इससे होकर ये हमें प्राप्त होता है, इससे होकर ये हमें प्राप्त हो रहा है, तब हम लोग एक दूसरे को इससे रिलेट करके इस तरह से हम लिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं और इसको अच्छे तरीके से एक सही कंसेप्ट के साथ इसको समझते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर मैं आपको दो फलनों का संयोजन से रिलेटेड जो परिभाषा है उसको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जब तक आप कंसेप्चुअल तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके सारे बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करें, फंक्शन क्या होता है ना जी, है ना, रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें क्लियर होगी तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, इस तरह से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग फलनों का संयोजन। हम लोग जो अभी तक देखे उसके अनुसार एक परिभाषा बना सकते हैं इस तरह से, माना एफ ए से बी तथा जी बी टू सी दो फलन है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो एफ तथा जी का संयोजन, यानी कंपोजिशन जी ऑफ एफ से सूचित किया जाता है तथा इसे जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में जी ऑफ एफ एक्स इस तरह से लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। अब इसका मीनिंग समझिए, यहां पर फंक्शन एफ और जी का जो कंपोजिशन होगा वह क्या होगा जी, जी ऑफ एफ एक्स होगा, जहां एक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, यानी फंक्शन एफ के डोमेन से। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि ये जो जी ऑफ एफ होता है यह कैसे डिफाइन होगा, ए टू सी। जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, ए टू सी, यानी कि इसका डोमेन आ जाएगा और इसका को डोमेन आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा और इसका को डोमेन आ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि इन दोनों फलनों का कंपोजिशन जी ऑफ एफ होता है, और जी ऑफ एफ जब लिखेंगे तो एफ का डोमेन लेंगे और जी का को डोमेन लेंगे। अब इसमें देखने वाली क्या बात है, हमने देखा अभी इसके पहले उदाहरण में कि हम लोग ए से बी में होकर सी को जाते हैं। अगर ए टू सी में अगर हम लोग फंक्शन कोई देखते हैं, ए से बी में कोई फंक्शन है, बी टू सी में, और अगर हम ए टू सी में जाते हैं तो बी से होकर हमें जाना पड़ता है। तो इसमें क्या ध्यान देना होगा, हमें ध्यान देना होगा कि जब एफ ऑफ जी फंक्शन एफ और जी का जब हम कंपोजिशन निकालेंगे तो हमें यह ध्यान देना होगा कि रेंज जो होगा ना, फंक्शन एफ का जो रेंज होगा वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ फंक्शन जी के, डोमेन ऑफ फंक्शन जी के। कहने का मतलब क्या, चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहां पर फंक्शन ये जो एफ हो रहा है ये फंक्शन जी हो रहा है, और ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, एफ और जी का कंपोजिशन जी ऑफ एफ कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, अब देखिए फंक्शन एफ में हम अगर कोई मान रखते हैं तो हमें जो एलिमेंट्स, जो हमें रेंज वाले वैल्यू मिलेंगे, यानी फंक्शन एफ में 1 2 3 4 मान लीजिए कोई भी वैल्यू रखते हैं, तो हमें जो एफ एक्स मिलेगा, जो हमें एफ एक्स मिलेगा वही ना रेंज वाले एलिमेंट होंगे। अब वो रेंज वाले एलिमेंट इसके एलिमेंट होने चाहिए, तब ना बी से आप सी में जाइएगा। यानी कहने का मतलब कि जो रेंज आएगा फंक्शन एफ का, यानी कि ये सेट बी के अंदर का वो एलिमेंट होना चाहिए, उस रेंज वाले जो भी एलिमेंट हमें मिलेंगे फंक्शन एफ के, रेंज वाले जो भी एलिमेंट मिलेंगे वो इसमें जाएंगे, और इसमें जाएंगे इसका मतलब कि वो क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन एफ जो होगा वो डोमेन होना चाहिए फंक्शन जी के लिए। और फंक्शन जी किस में डिफाइन है, बी टू सी में डिफाइन है, यानी कि हमें ध्यान रखना होगा कि इसके रेंज जो होंगे, यानी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट मिलेंगे वो इससे मिलने चाहिए, वो सारे के सारे एलिमेंट इसके डोमेन में मिलने चाहिए। हाँ, अब आप कहोगे सर ये भी है, ये भी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों जगह सेट बी ही दे दे। यहाँ पे हो सकता है कि ये इसका सबसेट दे दे, ये इसका सबसेट दे दे। मान लीजिए हम लोग एक फंक्शन समझिए, हम लिखते हैं यहाँ पे नेचुरल टू रियल, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे कोई फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल
रियल टू मान लीजिए सी कोई सेट है, जो भी है। चलिए मैंने यहाँ पे देखा कि इसका जो रेंज आएगा, इस फंक्शन एफ का रेंज, वो रियल नंबर पॉजिटिव वाला, और इसका जो डोमेन होगा सारे रियल नंबर होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब। तो इस कंडीशन में इसका सबसेट ना दिख रहा है आपको, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ बी है तो यहाँ बी होगा। बस आपको ध्यान देना होगा कि एफ और जी का जब कंपोजिशन जी ऑफ एफ निकालेंगे तो हमें यही देखना होगा कि फंक्शन एफ का जो रेंज वाले एलिमेंट होंगे, रेंज कहने का मतलब है कि फंक्शन जो एफ दिया होगा उसमें वैल्यूज रखने पे जो हमें मान मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे फंक्शन एफ में, जो डोमेन के एलिमेंट रखेंगे तो जो मान मिलेंगे उन्हीं सबका ना समुच्चय आपका क्या कहलाता है, रेंज होता है। और वो रेंज इसका एलिमेंट होना चाहिए ना जी, तभी तो बी टू सी में वो फंक्शन जी डिफाइन होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना होगा कि यहां पे हमने ये एक चीज देखा कि फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन, जो जी ऑफ एफ परिभाषित होने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ फंक्शन जी के, तभी ये परिभाषित हो। अच्छा और क्या पॉइंट हो सकता है, हम लोग देख रहे हैं कि जो रेंज होगा जी ऑफ एफ का, फंक्शन जी ऑफ एफ का जो रेंज होगा, यानी इसके एलिमेंट जो होंगे, या रेंज की जगह पे आप को डोमेन भी कह सकते हैं, को डोमेन जो होगा वह इक्वल होगा किसके, ये फंक्शन जी के को डोमेन के, को डोमेन ऑफ फंक्शन जी। और यहां पे कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन जी ऑफ एफ जो होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन जी ऑफ एफ होगा वो फंक्शन एफ का डोमेन होगा। तो इसमें दो बातें हमने सीखी कि जब फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन निकालेंगे तो पहला ध्यान देना होगा कि उसमें फलन एफ का जो रेंज होगा वह सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। हो सकता है सारे एलिमेंट उसमें मिल जाए, या हो सकता है कुछ कम भी मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो मैंने सबसेट कहा है ना। सारे मिल भी सकते हैं और क्या होंगे, इसमें कुछ ऐसे भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं जो इसमें नहीं हो, दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पे। चलिए पहला ये ध्यान देना है। दूसरी बात हमें ये ध्यान देनी है कि जब जी ऑफ एफ लिखेंगे तो फंक्शन एफ का डोमेन लिखेंगे। यहाँ ये किस तरह से परिभाषित होगा, फंक्शन एफ का डोमेन और जी का को डोमेन वहां लेंगे, ये चीजें ध्यान रखें। अब यह जरूरी नहीं है कि अगर जी ऑफ एफ परिभाषित है तो यह आवश्यक नहीं है कि एफ ऑफ जी भी परिभाषित होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी भी परिभाषित होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप एफ ऑफ जी की जब बात करेंगे तो हमें देखना होगा पहले कि रेंज ऑफ फंक्शन जी जो होगा डोमेन होना चाहिए फंक्शन एफ का, तभी आप वो डिफाइन कहेंगे कि वो परिभाषित है। हमें यही ध्यान रखना, किसी भी फलन के संयोजन को परिभाषित होने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज ध्यान देना होगा। तो अगर जी ऑफ एफ परिभाषित है तो जरूरी नहीं होगी एफ ऑफ जी भी परिभाषित होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो समझ में आया कंसेप्ट, आपको यहाँ फलनों का संयोजन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया किस तरह से इसको एक और तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और बेहतर तरीके से मैं यहाँ पर मशीन लेता हूँ जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना जी। एक मशीन ले लेते हैं जिसे हम लोग कहेंगे फंक्शन मशीन, ठीक है ना जी। हम लोग इसको फंक्शन मशीन के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर एक मशीन बनाता हूँ, देखो अब देखिए मैं एक दूसरे से इसको जोड़ देता हूँ, रिलेट कर देता हूँ। हम लोग ये मान लेते हैं कि फंक्शन मशीन एफ है और ये फंक्शन मशीन जी है, ठीक है। अब इसको समझिए, यहां पर मैं इसमें x एलिमेंट डालता हूं या समझ लीजिए x1 x2, इस तरह से मैं इसमें एलिमेंट डालता हूं, या x वाले ही एलिमेंट डालता हूं, जो भी है। तो जाहिर सी बात है इसमें से प्रोडक्ट क्या निकलेगा, fx निकलेगा, fx आएगा, या fx1 fx2 ऐसे करके निकल के आएगा, इसमें जाएगा। और जब इस मशीन में जाएगा तो ये मशीन कैसी है, जी है, तो इसमें से प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जी fx करके निकलेगा, जी fx करके निकलेगा। तो इसमें जो डाल रहे हैं आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे फंक्शन जी और एफ का कंपोजिशन करके निकला है, जो हमें जी ऑफ fx से डिफाइन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ये भी देखा कि फंक्शन एफ अगर ए से बी में डिफाइन है और ये ए के एलिमेंट जब इसमें डालते हैं तो हमें जो मिलेंगे वो सारे के सारे बी के एलिमेंट होने चाहिए, उसके
कोडोमेन के एलिमेंट होना चाहिए, और वो कोडोमेन के एलिमेंट यानी कि वो क्या होगा, वही बात आ जाएगी कि फंक्शन एफ का जो रेंज होगा सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, तभी ना इस मशीन में डालोगे, क्योंकि अब इसमें कोई एफएक्स के अलावा दूसरा प्रोडक्ट डालेंगे तो मशीन बनी है इस चीज को बनाने के लिए, पता चलेगा कुछ और बन गया, है ना। तो हम लोग इसमें जी एफएक्स ही ना डालेंगे जी, तो जब एफएक्स डालेंगे तो ये जी मशीन क्या करेगी, जी एफएक्स प्रोडक्ट निकालेगी, और जी एफएक्स जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा, तो फंक्शन जी जो बी टू सी में डिफाइन था इसके कोडोमेन में वो एलिमेंट मिलने लगेगा, जी ऑफ एफ एक्स उससे मिलने लगेगा। इसीलिए मैंने एफ और जी का कंपोजिशन जो जी ऑफ एफ दिखाया उसमें दिखाया कि डाल रहे हैं ए और निकल रहा है सी वाले एलिमेंट, डाल रहे हैं ए वाले एलिमेंट निकल रहा है सी वाले एलिमेंट, इसलिए जी ऑफ एफ ए टू सी में डिफाइन हो रहा है, और इसे हम लोग फलन एफ और जी का कंपोजिशन कहते हैं। तो समझ में आया, फलनों का फलन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन या फल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है।